हेलो, नमस्कार। इसके पहले वीडियो में हमने कक्षा शिक्षण के दौरान प्रेरणा की क्या भूमिका हो सकती है या कक्षा शिक्षण के दौरान सीखने में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका हो सकती है का अध्ययन किया था। आज हम अभिप्रेरणा किस प्रकार दी जा सकती है उसकी विधियों का अध्ययन करेंगे। कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्व है और कक्षा में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरित किया जाना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए प्रेरणा की प्रक्रिया में वे अनेक कार्य करते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न छात्रों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण जैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, पूर्व अनुभव, आयु, कक्षा का वातावरण, ये सभी तत्व सभी विद्यार्थियों में अलग अलग होते हैं और प्रेरणा की प्रक्रिया में सहयोग भी प्रदान करते हैं। अब अभिप्रेरित करने में हमारे बहुत सारी विधियां हैं, वो किस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है संतोष और असंतोष। हम उन आनंददायक अनुभवों की इच्छा करते हैं जिसमें संतोष प्राप्त होता है और कष्टदायक अनुभवों से बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें असंतोष जिनसे कि हमें असंतोष प्राप्त होता है उन अनुभवों से हम बचने का प्रयास करते हैं। शिक्षक को भी ऐसे आनंददायक अनुभव देने चाहिए कक्षा में जिससे विद्यार्थियों को संतोष मिले और उससे उनको प्रेरणा मिलती रहे और ज्ञान के प्रति उनको प्रेरणा मिलती रहे। इसी प्रकार से उत्साहवर्धन, शिक्षकों को विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके कार्य पर पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। पुरस्कार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उनके उत्साहवर्धन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वह पुरस्कारों का प्रयोग इस प्रकार करे कि अपनी भूमिका पूरी करने के पश्चात वह विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रेरित कर सके कि उसकी स्वतंत्र रूप से घर पर पढ़ने की रुचि हमेशा ही बनी रहे। प्रशंसा को सुदृढ़ करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में प्रशंसा अधिक प्रभावशाली होती है और प्रेरणा की सुदृढ़ता व्यक्तिगत विद्यार्थियों में भिन्न भिन्न होती है। उचित अवसर पर ही प्रशंसा का, यानी उचित अवसर पर हमेशा प्रशंसा का प्रयोग न, हमेशा उसकी प्रशंसा न करें। उचित अवसर जो कि उस विद्यार्थी के लिए उचित हो, उस अवसर पर प्रत्येक कार्य की उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रतियोगिता, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में प्रतियोगिता प्रेरणा का एक बहुत ही अच्छा साधन है और विद्यार्थियों को, विद्यालय में अध्यापक को विभिन्न विद्यार्थियों के मध्य एक प्रतियोगिता, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी प्रतियोगिता कराते रहना चाहिए जिससे कि उनको प्रेरणा मिल सके। इसी प्रकार से सहयोग, सहयोग भी प्रेरणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और सहयोग की भावना पर ही समूहों का निर्माण होता है। जिस सहयोग द्वारा ही संपूर्ण कक्षा को अध्ययन में व्यस्त रखा जा सकता है, इसलिए सहयोग भी बहुत ही आवश्यक है। नवीनता, किसी विषय के नवीन तथ्यों का उद्घाटन कर अध्यापक विद्यार्थियों के विषय के प्रति उत्सुक और रुचि उत्पन्न कर सकता है। अध्यापक को नवीनता का लाभ प्राप्त करने के लिए नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से भी संबंध कर पढ़ाना चाहिए। इससे उनके कक्षा में नवीनता बनी रहती है और उससे रुचि उत्पन्न होती है। लक्ष्य निर्धारण करना, अध्यापक को समस्त कक्षा के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिसकी प्राप्ति सुगमता से हो सके। सीखने में लक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि विद्यार्थी का लक्ष्य लाभप्रद है तो वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहेगा और तुरंत मिलने वाले कम लाभ को वो छोड़ देगा। मानसिक तनाव से मुक्ति, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके मानसिक तनाव उत्पन्न हो। फिर भी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में यदि थोड़ी भी उत्सुकता हो तो उसको वो हमेशा ही उनके समस्या समाधान में शीघ्रता करता है विद्यार्थी। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्सुकता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि उनको प्रेरणा मिल सके। आदर्श, हमेशा ही शिक्षक को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक को ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसको उनको खुद को, अध्यापक को देखकर विद्यार्थी उनका अनुकरण कर सके। ऐसे आदर्शों का प्रदर्शन श्रव्य और दृश्य सामग्री के उपयोग से भी किया जा सकता है। रुचियाँ, विद्यार्थी जिस कार्य में अधिक रुचि लेता है उसमें उसकी अधिक अभिप्रेरणा होगी और अभिप्रेरणा से वह कार्य शीघ्र एवं भली भांति सीखा जा सके। अतः शिक्षार्थी को विद्यार्थी की रुचियों को पहचान कर तदनुरूप शिक्षण कार्य भी करना चाहिए। कक्षा को अभिप्रेरित करना, यानी कक्षा में बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों ही आवश्यक होते हैं। बाह्य प्रेरणा का संबंध विद्यार्थियों को बाह्य वातावरण से होता है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध उनकी रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण, बुद्धि आदि से होता है। यह प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है। इसके लिए उनके शिक्षण विधि की आवश्यकता का ज्ञान और आत्म प्रदर्शन का अवसर योग्यता अनुसार उनको देना चाहिए जिससे कि उनमें प्रेरणा उत्पन्न हो सके, उनमें पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक्स अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा एक लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है। प्रेरणा या अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शारीरिक दुख दर्द को कम करने और जीवन को आनंददायक बनाने में मूल में अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिप्रेरणा में खान पान, भोग विलास और आराम जैसी खास जरूरतों को शामिल किया जा सकता है या एक अभिलषित वस्तु, शौक, लक्ष्य, अस्तित्व की दशा, आदर्श को शामिल किया जा सकता है या फिर परोपकारिता, नैतिकता या मृत्यु संख्या में बचने को भी इसमें शामिल किया जाता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं?
सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। इस समय मानवशास्त्री, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक का मत है कि प्रत्येक बालक अपनी समूह संस्कृति से अभिप्रेरणा लेता है। किसी भी प्रकार का प्राणी कहीं भी रहने पर वहाँ से अभिप्रेरणा ग्रहण करता है। समाज या समूह से प्रेरणा ग्रहण करने के पश्चात उसका व्यवहार भी समाज या समूह के अनुरूप रहता है। जिन परिवारों में उच्च आदर्श और संतुलित अनुशासन है, वहाँ पर स्नेह और सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है। परंतु ऐसे परिवार जहाँ बालकों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें कठोर अनुशासन में रखा जाता है, डांटा फटकारा जाता है, वहाँ पर उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और रुखा हो जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। प्रत्येक परिवार और समाज में मान्यता, आचार विचार आदि सभी प्रेरणा के प्रतिफल का परिणाम होता है। व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पोषक यह कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है और सीखना भी इसी तथ्य पर आधारित है। यदि व्यक्ति के व्यवहार द्वारा उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होगी तो उसे कुछ सीखने की अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। सामाजिक आवश्यकताओं का संबंध भी उसके अनुभवों से होता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात सामाजिक आवश्यकताएं एवं दायित्व भी जुड़ जाते हैं, जिन्हें अभिप्रेरणा आगे बढ़ाती हैं। क्षेत्रीयता का सिद्धांत। क्षेत्रीयता सिद्धांत कर्ट लेविन, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री थे, उन्होंने स्थान विज्ञान से बड़ी सहायता ली। उनका कथन है कि किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का व्यवहार उन तत्वों द्वारा परिचालित होता है जो आसपास के वातावरण के बीच में कार्यरत रहते हैं। यदि वातावरण में उन्हें उत्साह मिलता है तो वह आशावान बने रहेगा, लेकिन अगर भयपूर्ण वातावरण होगा तो बालक हमेशा ही उनके हाथ में निराशा लगेगी। इसलिए उनको आशावान बने रखना चाहिए। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। व्यक्ति के अंदर जो प्रेरक शक्ति कार्य करती है वह मूल प्रवृत्ति है और मानवीय दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकडूगल ये कहता है कि समस्त प्राणियों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा ही संचालित होता है। मैकडूगल ने यह भी कहा है कि संवेगों का व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और मूल प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण संवेगों के रूप में होता है। संवेगों के आधार पर भी व्यक्ति में स्थायी भाव का निर्माण होता है, वह चरित्र का गठन होता है। इसलिए उनकी मूल जो प्रवृत्ति हैं उनके आधार पर भी उनका जो प्रेरणा है वो होती है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मन की जो 3 अवस्थाएं मानी गई, चेतन मन, अचेतन मन, उपचेतन या अवचेतन मन। इस सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रॉयड, एडलर और यूंग हैं। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार समस्त मनुष्यों के व्यवहार का संचालन अचेतन मन द्वारा होता है। चेतन अवस्था में होते हुए भी संस्कार हमारे अचेतन मन पर पड़ेंगे, उसी आधार पर ही हमारे क्षेत्र का निर्माण होता है। फ्रॉयड ने सेक्स को अचेतन मन का आधार माना है, एडलर ने आत्मगौरव की भावना को अचेतन मन का आधार माना है तथा यूंग ने जातीय संस्कृति को अचेतन मन का आधार माना है। इस प्रकार से सीखने के प्रेरणा की भूमिका और ये सिद्धांत। ओके, थैंक यू।